हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ खतरनाक मारण प्रयोग से जुड़ी एक बिल्कुल सच्ची और बहुत ही भयानक घटना। ये घटना मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है और इस घटना के साथ साथ उन्होंने मुझे कुछ फ़ोटोज़ भी भेजी हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। अब जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं बता देता हूँ कि मारण प्रयोग क्या होता है। असल में मारण प्रयोग तंत्र विद्या की एक बहुत ही खतरनाक क्रिया होती है। इस मारण क्रिया के जरिए तंत्र मंत्र करने वाले कुछ लोग अपने दुश्मन की जान ले लेते हैं। अक्सर होता यह है कि मारण प्रयोग करने वाला शख्स अपने दुश्मन के ऊपर किसी ताकतवर बुरी आत्मा या किसी बुरी शक्ति को छोड़ देता है, जिसके बाद वो आत्मा उस शख्स को मार डालती है जिसके ऊपर मारण क्रिया करी गई होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस तरह के भयानक काम कुछ बुरे तांत्रिक या फिर काला जादू करने वाले कुछ लोग ही करते हैं। ज़्यादातर जो अच्छे साधु संत या पंडित होते हैं वो इस तरह के भयानक काम नहीं करते। हालांकि अच्छे साधु और संतों में भी मारण क्रिया करने की शक्ति होती है, लेकिन तब भी वो ये काम नहीं करते क्योंकि ये एक बहुत ही गलत काम माना जाता है। खैर, अब मैं आपको मेरे सब्सक्राइबर की भेजी वो घटना बताता हूँ जिसमें उनके ऊपर भी किसी ने मारण प्रयोग कर दिया था। मारण प्रयोग से जुड़ी ये घटना मुझे शुभम उपाध्याय जी ने भेजी है, तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम शुभम उपाध्याय है। मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही भयानक घटना बताने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ अभी 4 महीने पहले हुई थी। बात यह है कि साल 2023 के अगस्त महीने में राजस्थान की एक एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी में मेरी जॉब लगी थी। जिस कंपनी में मेरी जॉब लगी थी उसका ऑफिस राजस्थान के जयपुर शहर में था, तो अपनी जॉब की वजह से मुझे जबलपुर से राजस्थान के जयपुर शहर शिफ्ट होना पड़ा था। जयपुर में मैंने एक 2 BHK फ्लैट किराए पर लिया था जो कि मेरे ऑफिस से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। मेरे फ्लैट में मेरे साथ जबलपुर का ही मेरा एक दोस्त भी रहता था जिसका नाम प्रेरित था। प्रेरित एक डॉक्टर था और वो जयपुर के ही एक हॉस्पिटल में जॉब करता था। फिर जब जयपुर में मैंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की तब अपने ऑफिस में मेरी मुलाकात प्रसून नाम के एक लड़के से हुई। प्रसून दिल्ली का रहने वाला था और वो भी मेरे साथ उसी एमएनसी कंपनी में ही काम करता था। मैं पोस्ट में प्रसून से बड़ा था, लेकिन तब भी हमारे बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर दोस्ती होने के बाद प्रसून ने मुझे बताया कि उसे अपने रहने के लिए जयपुर में किराए का कमरा ढूंढने में बहुत परेशानी हो रही है। तब प्रसून की ये बात सुनकर मैंने उसे अपने साथ ही रहने के लिए बोल दिया। फिर मेरे कहने पर प्रसून भी मेरे फ्लैट में ही शिफ्ट हो गया। अब मेरे फ्लैट में प्रसून, प्रेरित और मैं, हम तीनों लोग साथ में रहने लगे थे। छुट्टी के दिन हम लोग ड्रिंकिंग और स्मोकिंग भी करते थे, जिस वजह से आस पड़ोस के लोग हमारे मकान मालिक से हमारी कंप्लेन भी कर दिया करते थे। पड़ोसियों द्वारा बार बार हमारी कंप्लेन करने की वजह से मकान मालिक हम पर गुस्सा भी करता था, जिस वजह से उस फ्लैट में हमारा रहना मुश्किल होता जा रहा था। हम उस फ्लैट को जल्द से जल्द खाली करके दूसरा फ्लैट लेना चाहते थे, लेकिन हमने उस फ्लैट के मालिक से 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कराया था, इसीलिए किसी भी तरह से हमें उस फ्लैट में 6 महीने काटने ही थे। खैर, फिर 6 महीने बाद हमने वो फ्लैट छोड़कर जयपुर में ही एक दूसरा 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट किराए पर ले लिया। हम 1 मार्च साल 2024 को अपने नए फ्लैट में शिफ्ट भी हो गए थे। अब की बार हमने जो फ्लैट किराए पर लिया था वो इंडिपेंडेंट था। वहाँ पर हमें ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करने पर कोई रोक टोक नहीं थी। हम लोग इस नए फ्लैट के सबसे ऊपरी फ्लोर पर रहते थे, जबकि हमारे नीचे के फ्लोर पर फ्लैट के मालिक का बेटा रहता था और उसके नीचे के फ्लोर पर एक फैमिली रहती थी। मकान मालिक का बेटा वहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था, जबकि उसके माँ बाप कहीं और दूसरे घर में रहते थे। खैर, फिर नए फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद हम तीनों लोग आराम से रहने लगे। हम तीनों लोग शेयरिंग करके वहाँ पर रहते थे। हम तीनों बराबर से किराया देते थे और घर के काम भी बराबर करते थे। हम तीनों लोगों में घर के काम भी बटे हुए थे, जिसमें से खाना बनाने का काम मेरा था। मेरी एक आदत है कि मैं खाना बनाते समय थोड़ा खाना जानवरों को खिलाने के लिए भी निकाल देता हूँ। मैं अपने फ्लैट के पास सड़क पर घूमने वाले जानवरों को वो निकाला हुआ खाना दे दिया करता था। मैं अपने फ्लैट के पास आने वाले किसी भी जानवर को खाना खिला दिया करता था, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बिल्ली हो या फिर कोई कुत्ता हो। मैं सबको खाना खिलाता था।
तो बात यह है कि मेरे फ्लैट के पास वाली सड़क पर एक काले रंग का आवारा कुत्ता घूमा करता था। मैं उस कुत्ते को रोज़ रोटी खिलाता था और वो भी रोज़ मेरे फ्लैट के पास आ जाया करता था। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। वो कुत्ता रोज़ मेरे फ्लैट के पास आ जाता था और मैं उसे रोटी दे दिया करता था। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद अचानक से वो कुत्ता मुझे दिखना बंद हो गया। ये बात मुझे बहुत ही अजीब लगी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद वो कुत्ता कहीं चला गया है। पर फिर एक दिन जब मैं सुबह अपने ऑफिस से वापस घर आ रहा था, तब मैंने देखा कि वही कुत्ता मेरे पड़ोस के एक घर में बंधा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि उस समय मैं नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था और रात भर काम करने के बाद सुबह 7 बजे मैं अपने फ्लैट पर वापस आता था। तो उस दिन सुबह जब मैं अपने ऑफिस से वापस अपने फ्लैट पर आ रहा था, तभी मैंने देखा कि मेरे फ्लैट के पास वाले एक घर में वही कुत्ता बंधा हुआ है। उस कुत्ते की हालत बहुत बुरी थी और उसको देखने से ही लग रहा था कि जैसे कई दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया है। वो कुत्ता मुझे देखते ही अपनी पूंछ हिलाने लगा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझसे मदद मांग रहा हो। फिर ये सब देखकर मैं उस घर के पास गया और मैंने आवाज़ लगाते हुए कहा कि सुनिए, आपने ये कुत्ता यहाँ क्यों बांध रखा है? तब मेरे आवाज़ लगाने पर उस घर से एक औरत बाहर आई। फिर बाहर आकर वो औरत बहुत गुस्से से मुझसे बोली कि इस कुत्ते ने मेरे घर में रखा खाना जूठा किया है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ बांध कर रखा है और कुछ दिनों बाद मैं इसे मार भी डालूँगी। इतना बोलने के बाद वो औरत एक डंडा लेकर बहुत गुस्से से उस कुत्ते को पीटने लगी। ये सब देखकर मैं बिल्कुल भौंचक्का रह गया था। मैं सोच रहा था कि आखिर कोई इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है। खैर, फिर जब वो औरत उस कुत्ते को मारने लगी, तब मैं भागकर आस पड़ोस के कुछ घरों में गया और वहाँ से कुछ लोगों को इकट्ठा कर लाया। मैंने अपने सभी पड़ोसियों को भी उस औरत की हरकत के बारे में बताया। तब मेरे साथ बाकी लोग भी उस औरत पर गुस्सा करने लगे कि आखिर वो कुत्ते को क्यों मार रही है। फिर जब बहुत से लोग उस औरत पर गुस्सा करने लगे, तब वो औरत सभी लोगों को गंदी गंदी गालियाँ देने लगी। वो औरत सभी लोगों से झगड़ा कर रही थी और तभी मौका पाकर मैंने उस कुत्ते के गले की रस्सी खोल दी। फिर रस्सी खुलते ही वो कुत्ता उस औरत के घर से भाग गया। ये देखकर वो औरत मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और मुझे भी गंदी गालियाँ देने लगी। इसके बाद उस औरत ने मुझे धमकाते हुए कहा कि तूने इस कुत्ते को तो बचा लिया, लेकिन अब तुझे कौन बचाएगा। उस औरत की इस धमकी पर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता था कि आखिर ये औरत मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में मेरे मकान मालिक को भी जानकारी हो गई थी और जब मैं अपने रूम पर पहुंचा, तब उसने मुझे बताया कि जिस औरत से मेरा झगड़ा हुआ था वो अपने पति से अलग होकर बिल्कुल अकेले रहती है और लोगों का मानना है कि वो औरत काला जादू भी करती है। मकान मालिक की ये बात मुझे बहुत ही अजीब लगी, लेकिन मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि काला जादू या तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों पर मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। फिर इस घटना के कुछ दिनों बाद मैं अपने रूम की बालकनी पर खड़ा होकर अपने नाखून काट रहा था। मेरे रूम की बालकनी के नीचे से सड़क जाती है और मैं जो नाखून काट रहा था वो सब भी सीधा सड़क पर ही गिर रहे थे। तो जिस समय मैं बालकनी पर खड़ा होकर नाखून काट रहा था, उसी समय मुझे वो औरत दिखाई दी जिससे मेरा झगड़ा हुआ था। ये वही औरत थी जो अपने घर में कुत्ते को बांधकर मार रही थी और जिसने मुझे धमकी भी दी थी। वो औरत सड़क पर खड़ी होकर मुस्कुराते हुए सीधा मुझे ही देख रही थी। उस औरत का मुझे मुस्कुराकर देखना मुझे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेरा उससे झगड़ा हुआ था। खैर, मैंने उस औरत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं जल्दी से अपने नाखून काट कर वापस कमरे में चला गया। लेकिन फिर इसी दिन के बाद से ही मेरे फ्लैट में बहुत सी अजीब घटनाएं होना शुरू हो गईं। हुआ ये कि जिस दिन मैंने अपने नाखून काटे थे, उसके दूसरे दिन ही मेरे ऑफिस में छुट्टी थी। छुट्टी वाले दिन मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करने वाले कुछ लोग मेरे फ्लैट पर आए थे। उस दिन हमने अपने रूम पर एक छोटी सी पार्टी रखी थी। वो पार्टी दिन के समय थी और दोपहर तक ही मेरे ऑफिस के सभी कलीग भी मेरे रूम पर आ गए थे। फिर हम सब ने साथ में खाना खाया और उसके बाद हम लोग बैठकर बातें करने लगे। हम लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी मेरे साथ काम करने वाला रोहित नाम का एक लड़का वहाँ से उठकर बाथरूम चला गया। फिर कुछ देर बाद ही हमें बाथरूम से धड़ाम की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बाथरूम की फर्श पर ज़ोर से गिरा हो। वो आवाज़ सुनते ही हम सबको रोहित की चिंता होने लगी, क्योंकि उस आवाज़ से ही लग रहा था कि रोहित बहुत ज़ोर से बाथरूम की फर्श पर गिरा होगा।
खैर फिर हम लोग भागकर जल्दी से बाथरूम के पास पहुंच गए। बाथरूम के पास पहुंचकर हमने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद है। तब हम सभी लोग बाथरूम का दरवाज़ा पीटते हुए रोहित को आवाज़ लगाने लगे। फिर कुछ देर बाद ही रोहित ने अंदर से बाथरूम का दरवाज़ा खोल दिया। तब दरवाज़ा खुलते ही मैंने रोहित से पूछा कि वो आवाज़ कैसी थी, क्या तुम बाथरूम में गिर गए थे? तब मेरी इस बात का रोहित ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर मैं और मेरे साथ वहाँ मौजूद बाकी लोग भी बिल्कुल दंग रह गए थे। दरअसल रोहित ने हमें बताया कि जब वो टॉयलेट करके अपने हाथ धो रहा था, तभी अचानक किसी ने उसे पीछे से बहुत ज़ोर का धक्का दे दिया। वो धक्का इतना तेज़ था कि उस धक्के से रोहित सीधा फर्श पर गिर पड़ा। रोहित की ये बात सुनकर मैंने कहा कि तुम तो बाथरूम में एकदम अकेले थे, तो कोई तुम्हें धक्का कैसे दे सकता है? और वैसे भी बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था। तब मेरी बात पर रोहित ने कहा कि मैं जानता हूँ ये सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया था। रोहित की बताई ये बात बहुत ही अजीब थी, लेकिन तब भी हमने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। खैर गिरने से रोहित को ज़्यादा चोट तो नहीं आई थी, लेकिन उसके माथे पर एक हल्का सा निशान ज़रूर बन गया था। फिर इसके अगले दिन मेरे साथ एक और बहुत बुरी घटना हुई। दरअसल हुआ ये कि अगले दिन जब मैं अपने ऑफिस में था, तभी मुझे मेरे छोटे भाई का कॉल आया। जब मैंने कॉल उठाया तब मेरे भाई ने मुझे बताया कि मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में हैं। ये सुनते ही डर के मारे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। फिर मैंने हड़बड़ाते हुए भाई से पूछा कि मम्मी की हालत कैसी है, उनको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? तुम अभी उनसे मेरी बात कराओ। तब मेरी बात पर भाई ने कहा कि मम्मी को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है, लेकिन वो अभी बात नहीं कर पाएंगी। अपने भाई की ये बात सुनते ही मैं समझ गया कि मम्मी को ज़्यादा चोट लगी है और वो बेहोश भी हैं। मैं जानता था कि मेरा भाई खुलकर मुझे मम्मी की हालत के बारे में नहीं बता रहा है। वो नहीं चाहता था कि मैं एकदम से बहुत परेशान हो जाऊं। लेकिन मेरे भाई के सारी बात ना बताने के बावजूद भी मुझे अपनी मम्मी की कंडीशन के बारे में अंदाज़ा लग गया था, और वो अंदाज़ा होते ही मुझे मम्मी की बहुत चिंता भी होने लगी थी। मेरे पापा की कई साल पहले ही डेथ हो गई थी और अब परिवार में सिर्फ मैं, मेरा छोटा भाई और मेरी मम्मी ही थे। इसके अलावा मैं अपने घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ, इसलिए अपने परिवार का ख्याल रखना भी मेरी ही जिम्मेदारी है, और मैं अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पा रहा था। मैं राजस्थान में अपने ऑफिस में बैठा था, जबकि मेरी मम्मी जबलपुर के किसी हॉस्पिटल में भर्ती थी। ये सारी बातें सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। खैर फिर मैंने जबलपुर में रहने वाले स्वप्निल नाम के अपने एक दोस्त को कॉल किया। कॉल करते ही मैंने उससे कहा कि भाई ज़रा हॉस्पिटल जाकर मेरी मम्मी को देख लो, वो कैसी है मुझे बता दो। फिर मेरी बात सुनते ही स्वप्निल ने मेरे छोटे भाई को फ़ोन किया और फिर वो सीधा मेरी मम्मी के पास हॉस्पिटल पहुंच गया। फिर हॉस्पिटल पहुंचकर स्वप्निल ने मुझे जो बताया, उसे सुनकर मेरा कलेजा कांप उठा। दरअसल स्वप्निल ने मुझे बताया कि मेरी मम्मी के बाएं हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और उनके सर पर 12 टाँके भी लगे हैं। ये सुनते ही मैं बहुत ज़्यादा डर गया। फिर मैंने स्वप्निल से कहा कि भाई तुम मम्मी का ध्यान रखना, मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँचता हूँ। इसके बाद मैं अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर उसी दिन ट्रेन से जबलपुर के लिए निकल गया। फिर जबलपुर पहुँचते ही मैं सीधा अपनी मम्मी के पास हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल में अपनी मम्मी की इतनी बुरी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था और साथ ही मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। फिर मैंने पुलिस स्टेशन जाकर अपनी मम्मी के एक्सीडेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी। मेरी मम्मी का एक्सीडेंट एक पेट्रोल पंप के सामने हुआ था, इसलिए पुलिस को एक्सीडेंट की सीसीटीवी फुटेज बहुत आसानी से मिल गई। पुलिस ने मम्मी के एक्सीडेंट की फुटेज मुझे भी दिखाई थी। उस सीसीटीवी फुटेज में मैंने देखा कि मेरी मम्मी अपनी स्कूटी लेकर पेट्रोल पंप पर खड़ी हैं। फिर पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा कर वो रोड पर जा रही हैं। फिर तभी रोड पर जाते ही मेरी मम्मी सड़क के दूसरी तरफ कुछ देखने लगती हैं। वो किस चीज़ को देख रही थी वो तो फुटेज में रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन इतना ज़रूर था कि मम्मी किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देख रही थी और उस चीज़ को देखकर उनको डर भी लग रहा था। फिर जब मम्मी रोड के दूसरी तरफ देख रही थी, तभी अचानक से एक बाइक वाला आता है और मम्मी की स्कूटी को टक्कर मार देता है। उस सीसीटीवी फुटेज को देखकर मैं सोच में पड़ गया कि आखिर मम्मी सड़क के दूसरी तरफ ऐसा क्या देख रही थी जो उन्होंने अपनी तरफ आती हुई बाइक को भी नहीं देखा। खैर फिर वो सीसीटीवी फुटेज देखकर मैं अपनी मम्मी के पास गया और मैंने उनसे पूछा कि
मम्मी, जब आपका एक्सीडेंट हुआ तब आप सड़क के दूसरी तरफ क्या देख रही थीं? तब मेरी बात का मम्मी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर मैं बिल्कुल दंग रह गया। दरअसल मम्मी ने मुझे बताया कि जब वो अपनी स्कूटी में पेट्रोल भरवाकर घर जा रही थीं, तभी उन्हें सड़क के किनारे दूसरी तरफ एक बड़ा सा काला साया दिखाई दिया। वो काला साया किसी इंसान के आकार का था और वो सड़क के दूसरी तरफ हवा में उड़ रहा था। उस काले साये को देखकर मम्मी बहुत डर गई थीं और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थीं। फिर इसी के बाद उनका एक्सीडेंट हो गया और फिर उनको सीधा हॉस्पिटल में होश आया। मम्मी की ये बात सुनकर मुझे हैरानी तो हुई, लेकिन मैंने सोचा कि शायद धूप की वजह से मम्मी को चक्कर आ गया होगा या फिर उन्हें कोई भ्रम हो गया होगा। इसीलिए मैंने उस काले साए वाली बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। खैर, फिर मैं कुछ दिन तक मम्मी के साथ ही रहा, लेकिन जैसे ही मम्मी की हालत में सुधार होने लगा वैसे ही मैं वापस जयपुर आ गया। मैं देर रात को जयपुर पहुंचा था और जैसे ही मैं जयपुर पहुंचा वैसे ही मेरे मकान मालिक ने मुझसे कहा कि अरे शुभम, तुम कहीं बाहर गए थे क्या? तब मैंने उनसे कहा कि हाँ, मैं घर गया था। दरअसल मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर जाना पड़ा था। इसके बाद मकान मालिक ने मुझसे एक बहुत ही अजीब बात कही। उसने कहा कि अरे शुभम, ज़रा तुम देख लेना, कुछ दिनों से शायद तुम्हारे यहाँ रात को कोई लड़की भी रुक रही है। वो लड़की रात भर पायल पहनकर इधर उधर भागती रहती है और गाना गाती रहती है। इसलिए देख लेना, उस लड़की को यहाँ मत रुकने देना, नहीं तो मेरे पापा को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। मकान मालिक की ये बात सुनकर मैं बिल्कुल चौंक गया था, क्योंकि मैं प्रसून या प्रेरित में से कोई भी कभी भी किसी लड़की को हमारे रूम पर लेकर नहीं आता था। इसलिए किसी लड़की के रात में हमारे रूम में घूमने वाली ये बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी। खैर, इसके बाद जब मैं अपने रूम में गया तब मैंने देखा कि हमारे रूम का सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है और वहाँ पर बहुत तेज़ बदबू भी आ रही है। हमारा रूम बहुत गंदा हो गया था और ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि काफ़ी समय से मैं और प्रेरित नाइट शिफ्ट में ही ड्यूटी करते थे, जबकि प्रसून रात को रूम पर अकेला रहता था, क्योंकि उसका वर्क फ्रॉम होम रहता था, यानी कि वो रूम से ही अपना काम करता था। वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से प्रसून रात को रूम पर अकेला रहता था और उस समय जब मैं अपने रूम पर आया था तब भी प्रसून ही रूम पर था। फिर रूम में फैली गंदगी देखकर मैंने प्रसून से कहा कि क्या यार, मैं कुछ दिनों के लिए घर क्या चला गया, तुम लोगों ने तो यहाँ बिल्कुल गंदगी फैला दी। मेरी बात पर प्रसून ने कहा कि भाई, मैं रोज़ सफाई करता हूँ, लेकिन न जाने कैसे ये गंदगी हो जाती है। इसके बाद जब मैं अपने मंदिर के पास गया तब मैंने देखा कि मेरे मंदिर का सारा सामान भी ज़मीन पर गिरा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने कमरे में एक छोटा सा मंदिर भी बना रखा था, क्योंकि मैं भगवान में बहुत श्रद्धा रखता हूं और रोज़ पूजा पाठ भी करता हूं। खैर, फिर अपने मंदिर की ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया और तब मैंने प्रसून से कहा कि यार, अब मेरे मंदिर को किसने ख़राब कर दिया। हैरानी की बात थी कि मेरी इस बात का प्रसून ने कोई भी जवाब नहीं दिया। खैर, फिर इसके बाद मैंने पूरे कमरे और अपने मंदिर को दोबारा से ठीक किया। फिर इसी दिन के बाद से हमारे साथ कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी। अब न जाने क्यों पूजा पाठ करने में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। यहाँ तक कि काफ़ी साफ़ सफाई करने के बाद भी हमारे फ्लैट में बहुत गंदगी फैली रहती थी और अब मुझे अपने फ्लैट में बहुत मनहूसियत भी महसूस होने लगी थी। इसके अलावा प्रसून का बर्ताव भी कुछ बदला बदला सा लगने लगा था। खैर, फिर कुछ दिन बाद जब मैं सुबह अपनी ड्यूटी पर जा रहा था तब मकान मालिक ने मुझे रोक कर कहा कि यार शुभम, रोज़ रात को तुम्हारे रूम से किसी औरत के चलने की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई औरत बड़ी बड़ी पायल पहनकर तुम्हारे पूरे फ्लैट में घूम रही हो और गाना गा रही हो। इसको थोड़ा देख लो, नहीं तो पापा को ये सब पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। मकान मालिक की इस बात पर मैंने उनसे कहा कि हाँ ठीक है, मैं कुछ करता हूँ इसका। इतना बोलकर मैं अपने ऑफिस निकल गया। लेकिन ऑफिस जाते टाइम भी मैं यही सोच रहा था कि आखिर कौन औरत है जो रात को हमारे फ्लैट में पायल पहनकर घूम रही है। बाद में मैंने इस बारे में कई बार प्रसून और प्रेरित से भी बात की, लेकिन उनको भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर एक बार शनिवार के दिन मैं ऑफिस से छूटकर घर आया। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि उस समय मैं नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करता था और सुबह घर आता था। इसके अलावा हर संडे मेरी छुट्टी भी रहती थी। तो उस शनिवार को भी मैं सुबह 7:30 बजे ऑफिस से अपने रूम पर आ गया था। तब मेरे रूम पर आते ही प्रसून ने मुझसे कहा कि
भाई आज सैटरडे है और कल संडे को तेरी छुट्टी होगी, तो क्यों ना आज हम लोग पार्टी करें। प्रसून की बात पर मैंने कहा कि ठीक है आज पार्टी करते हैं, लेकिन अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए अभी मैं सोऊंगा, फिर शाम को हम पार्टी का प्लान बनाते हैं। प्रसून से इतना बोलकर मैं सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। इसके बाद शाम को 6 बजे जब मैं सोकर उठा, तब मैं और प्रसून पार्टी का सामान लेने मार्केट चले गए। पार्टी का सामान जैसे कि बियर, सिगरेट और चिकन वगैरह। फिर सारा सामान लाकर हम लोग पार्टी करने लगे। उस रात पार्टी में मैं और प्रसून हम सिर्फ 2 ही लोग थे, क्योंकि प्रेरित ने एक नए हॉस्पिटल में जॉब पकड़ी थी और उस हॉस्पिटल में स्टाफ कम था, इसलिए अक्सर ही उसकी डबल ड्यूटी लग जाती थी। और उस दिन भी प्रेरित की डबल ड्यूटी थी, इसीलिए वो ना तो दिन में हमारे साथ था और ना ही रात में। खैर फिर पार्टी करने के बाद रात को 12 बजे तक मैं और प्रसून अपने अपने रूम में जाकर सो गए। इसके बाद जब रात को मैं अपने कमरे में आराम से सो रहा था, तभी अचानक किसी आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। तब नींद से जागते ही मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वो आवाज़ें ऐसी थीं जैसे कोई हमारे किचन के बर्तनों को इधर उधर फेंक रहा हो। उन आवाज़ों को सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई और मैं सोचने लगा कि आखिर इतनी रात को हमारे किचन में जाकर बर्तन कौन फेंक रहा है। इसके बाद मैं अपने बेड से उठकर किचन की तरफ जाने लगा। मैं बहुत धीरे धीरे चलते हुए किचन की तरफ जा रहा था और जैसे जैसे मैं किचन के नज़दीक पहुंच रहा था, वैसे वैसे मेरे मन में डर बढ़ता जा रहा था। उस समय न जाने क्यों मेरे मन में दहशत सी हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किचन में कोई बहुत ही भयानक चीज़ मौजूद है। इसके अलावा उस समय मुझे अपने फ्लैट में बहुत मनहूसियत महसूस हो रही थी और साथ ही मुझे गंदी बदबू भी आ रही थी। उस समय मुझे डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन तब भी मैं किसी तरह से हिम्मत जुटाकर किचन के पास चला ही गया। फिर किचन के पास जाकर मैंने आवाज़ लगाते हुए कहा कि कौन है वहाँ पर। तब मेरे इतना बोलते ही किचन से बर्तनों की आवाज़ आना बंद हो गई, लेकिन फिर कुछ देर बाद ही मुझे पायल की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे पायल पहनी हुई कोई औरत चलते हुए किचन से बाहर आ रही हो। पायल की उस आवाज़ को सुनकर मुझे कितना ज़्यादा डर लग रहा था, ये मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। खैर फिर पायल की वो आवाज़ धीरे धीरे मेरे नज़दीक आने लगी और फिर कुछ ही देर में मैंने देखा कि एक काला इंसानी साया किचन से निकलकर बाहर आया है। वो काला साया दिखने में किसी औरत जैसा लग रहा था। उस साये की आंखें चमकदार सफ़ेद रंग की थी। इसके अलावा उसके चेहरे पर कान, नाक, मुंह वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो साया पूरी तरह से बस काले धुएं से बना लग रहा था। उस साये को देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि डर के मारे मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। फिर किचन से बाहर आने के बाद वो साया कुछ देर तक मुझे घूरता रहा और फिर उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गया। उस काले साये के गायब होते ही मैं भागकर प्रसून के पास गया और मैंने उसे भी इस पूरी घटना के बारे में बता दिया। तब मेरी बात सुनकर प्रसून ने कहा कि तुम सही कह रहे हो शुभम भाई, मुझे भी कई दिनों से यहाँ पर बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है और साथ ही अक्सर रात को मुझे भी यहाँ पर पायल की आवाज़ सुनाई देती है। प्रसून की ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई और तब मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हारे साथ कुछ अजीब हो रहा था तो तुमने इस बारे में मुझे बताया क्यों नहीं। तब मेरी बात पर प्रसून बोला कि मैंने सोचा कि अगर मैं तुमको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा तो तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे, इसीलिए मैंने ये बातें तुमको नहीं बताई। प्रसून की कही ये बात किसी हद तक सही भी थी, क्योंकि मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए शायद मैं उसकी बात पर यकीन ना करता। खैर फिर मैंने प्रसून से कहा कि चलो ठीक है, कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर पूजा पाठ करता रहता हूँ, इसलिए ये चीज़ हमें नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। लेकिन तब भी मैं किसी दिन टाइम निकाल कर किसी भूत भगाने वाले बाबा या पंडित जी को यहाँ पर ले आऊँगा, ताकि वो सब कुछ फिर से सही कर दें। इतना बोलने के बाद मैं अपने रूम में जाकर सो गया। इसके बाद अगले दिन से मेरी ड्यूटी शुरू हो गई और मैं काम पे जाने लगा। मेरी ड्यूटी नाइट शिफ्ट की थी, इसलिए मैं पूरी रात अपने ऑफिस में काम करता था और दिन के समय अपने रूम में जाकर सो जाता था। इसके अलावा प्रेरित की भी ज़्यादातर नाइट शिफ्ट ही रहती थी और वो भी रात में ज़्यादातर बाहर ही रहता था। हमारे साथ में सिर्फ प्रसून ही ऐसा था जो दिन रात फ्लैट पर ही रहता था, क्योंकि उसका वर्क फ्रॉम होम चलता था, इसलिए वो घर पे ही रहकर अपना काम करता था। तो शनिवार रात को जिस भयानक काले साये को मैंने देखा था वो मुझे दोबारा तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद मुझे अपने पूरे फ्लैट में बहुत मनहूसियत और नेगेटिविटी महसूस हो रही थी।
उस समय मुझे ऐसा लगता था कि जैसे हमारे फ्लैट में किसी बुरी शक्ति ने अपना घर बना लिया है। यहाँ तक कि प्रेरित ने भी मुझे कई बार हमारे फ्लैट में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में बताया था और मैंने खुद भी अपने रूम में कई अजीब घटनाएं होती हुई देखी थीं। मुझे और प्रेरित हम दोनों को अपने फ्लैट में किसी पैरानॉर्मल एंटिटी की मौजूदगी महसूस होती थी और इस सब से हम दोनों काफ़ी डरे हुए भी थे। लेकिन हमारे बीच प्रसून ही एक ऐसा था जिसे वहाँ पर हो रही किसी भी पैरानॉर्मल घटना से कोई डर नहीं लगता था। प्रसून ऐसे रहता था जैसे वहाँ पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो। उसे वहाँ पर बिल्कुल भी डर नहीं लगता था और साथ ही उसका बर्ताव भी अब पहले से काफ़ी बदल गया था। अब प्रसून बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाने लगा था और साथ ही वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी करने लगा था। खैर फिर कुछ दिन बीतने के बाद शनिवार की रात को हमारे साथ फिर से ऐसी भयानक घटना हुई जिससे मैं और प्रेरित हम दोनों बिल्कुल दहल गए। दरअसल हुआ ये कि शनिवार की सुबह मैं अपनी नाइट शिफ्ट करके घर आया था। फिर उस रोज़ भी पूरा दिन सोने के बाद हम लोगों ने रात को पार्टी की। अब की बार पार्टी में हमारे साथ प्रेरित भी था क्योंकि इस संडे उसकी भी छुट्टी थी। तो उस रात हम तीनों लोगों ने रात के 1 बजे तक पार्टी की और उसके बाद हम सब सोने के लिए चले गए। मैं भी सोने के लिए अपने बेड पर जाकर लेट गया था, लेकिन न जाने क्यों उस रात मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर जब कुछ देर तक मुझे नींद नहीं आई तब अपने बेड से उठकर मैं बालकनी के पास चला गया और वहाँ जाकर मैं सिगरेट पीने लगा। मैं बालकनी के पास खड़ा होकर सिगरेट पी ही रहा था कि तभी वहाँ पर प्रसून आ गया। वहाँ आकर प्रसून ने मुझसे कहा कि मैं इस लड़के को मार डालूँगी, मैं तुझे भी मार डालूँगी, मैं यहाँ रहने वाले हर इंसान को मार डालूँगी। प्रसून की ये बातें सुनकर मैं बहुत डर गया था क्योंकि उस समय प्रसून के मुंह से किसी औरत की आवाज़ निकल रही थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद बियर पीने की वजह से वो ये सब बोल रहा है, लेकिन तभी मुझे ख्याल आया कि बियर पीने से ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ बियर पीने से कोई लड़का किसी औरत की आवाज़ में नहीं बोल सकता। उस समय प्रसून बहुत गुस्से में किसी औरत की आवाज़ निकालते हुए मेरे ऊपर चिल्ला रहा था। ये सब देखकर डरते हुए मैंने प्रसून से कहा कि प्रसून क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। फिर जब मैं प्रसून को आवाज़ लगाते हुए उसके थोड़ा नज़दीक गया तभी अचानक से उसने मुझ पर हमला कर दिया। प्रसून मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा था और तभी हम दोनों में हाथापाई होने लगी। हम दोनों के झगड़े की आवाज़ सुनकर प्रेरित भी वहाँ आ गया। इसके बाद मैं और प्रेरित हम दोनों मिलकर प्रसून को पकड़ने की कोशिश करने लगे। हम दोनों बार बार प्रसून को पकड़ रहे थे लेकिन वो बार बार हमारी पकड़ से छूट जा रहा था। न जाने कहाँ से उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ गई थी। वैसे तो मैं और प्रेरित प्रसून से बहुत तगड़े हैं, लेकिन तब भी न जाने कैसे वो हमको एक धक्के से ही काफ़ी दूर फेंक दे रहा था। प्रसून की ऐसी हालत देखकर मैं समझ गया था कि उसके अंदर कुछ आ गया है, इसीलिए मैंने तुरंत ही हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करते ही प्रसून थोड़ा शांत हो गया और उसके शांत होते ही हमने उसे पकड़ लिया। फिर हमने रात भर प्रसून को पकड़ के रखा। वो रात हमने बहुत मुश्किल से काटी थी। खैर फिर अगले दिन सुबह ही मैंने अपनी जान पहचान के एक पंडित जी को फ़ोन करके इस पूरी घटना के बारे में बता दिया। तब मेरी परेशानी सुनकर उन पंडित जी ने मुझे उज्जैन के एक बहुत ही सिद्ध बाबा जी का नंबर दिया। नंबर देने के साथ ही उन पंडित जी ने मुझसे कहा कि मैं उन बाबा जी से बात कर लूं क्योंकि अब वही इस मामले में मेरी कुछ मदद कर पाएंगे। फिर मैंने तुरंत ही उज्जैन के बाबा जी को भी फ़ोन किया और उनको भी मैंने अपने साथ हो रही इस पूरी घटना के बारे में बता दिया। तब मेरी बात सुनकर उन बाबा जी ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे पास उज्जैन आना पड़ेगा। तब उन बाबा की बात पर मैंने कहा कि बाबा जी मैं जयपुर में रहता हूँ, यहाँ से उज्जैन जाने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए कृपया करके आप कोई दूसरा रास्ता बताइए जिससे हम इस परेशानी से छुटकारा पा सकें। तब मेरी ये बात सुनकर उन बाबा जी ने कहा कि ठीक है बेटा, अगर तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो तो तुम एक काम करो, तुम मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ। वो जयपुर से ज़्यादा दूर भी नहीं है और वहाँ पर भी तुम इस मुसीबत से छुटकारा पा जाओगे। फिर बाबा जी की बात मानकर मैंने तुरंत एक कार बुक की और फिर उसी दिन मैं और प्रेरित प्रसून को लेकर मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल गए। लेकिन जैसे ही हम मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकले वैसे ही प्रसून बहुत चिल्लाने लगा। पूरे रास्ते प्रसून ने हमें बहुत परेशान किया, लेकिन तब भी किसी तरह हम लोग उसको लेकर मेहंदीपुर बालाजी पहुंच ही गए। फिर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचकर जब हमने वहां के कुछ लोगों से पूछा तब हमें पता चला कि हमें बस वहां पर होने वाली शाम की आरती में शामिल होना है
और इतने से ही हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। इसके बाद हम लोग शाम की आरती का इंतज़ार करने लगे। फिर कुछ घंटों बाद शाम होते ही मंदिर में आरती शुरू हो गई। तब आरती शुरू होते ही मैं और प्रेरित प्रसून को लेकर मंदिर के अंदर चले गए। फिर जैसे ही हम लोग मंदिर के अंदर गए, वैसे ही प्रसून बहुत बुरी तरह से छटपटाने लगा। उस समय प्रसून ऐसे छटपटा रहा था जैसे उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, और छटपटाने के साथ साथ वो किसी औरत की आवाज़ में चिल्ला भी रहा था। उस पूरे मंदिर में मौजूद लगभग सभी लोग ऐसे ही छटपटा रहे थे। वहाँ का ऐसा भयानक नज़ारा देखकर मैं और प्रेरित भी बहुत डर गए थे। फिर थोड़ी देर प्रसून को पकड़े रहने के बाद अचानक से मैं भी कांपने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे हो क्या रहा है। मंदिर में बजती घंटियों के साथ साथ मेरी भी हालत ख़राब होती जा रही थी। मेरे साथ साथ प्रेरित को भी वहाँ पर परेशानी हो रही थी। फिर जब मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, तब मैं प्रसून को छोड़कर मंदिर की फर्श पर ही बैठ गया। तब मुझे काफ़ी परेशान देखकर उस मंदिर के एक पुजारी जी मेरे पास आकर मुझसे बोले कि क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? तब उन पुजारी जी की बात का जवाब देते हुए मैंने उन्हें भी अपने साथ हो रही पूरी घटना के बारे में बता दिया। फिर मेरी बात पर पुजारी जी ने कहा कि बेटा, जब तक मंदिर में आरती हो रही है तब तक तो मैं व्यस्त हूँ, लेकिन आरती ख़त्म होते ही मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें बताता हूँ कि आखिर तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। इतना बोलकर वो पुजारी जी चले गए। फिर मंदिर की आरती ख़त्म होते ही वही पुजारी जी फिर से हमारे पास आ गए। अब की बार हमारे पास आकर वो पुजारी जी कुछ क्रियाएं करने लगे और मंत्र पढ़ने लगे। फिर कुछ देर तक मंत्र पढ़ने के बाद उन पुजारी जी ने मुझे बताया कि किसी औरत ने मेरे ऊपर काला जादू किया है, और वो भी कोई ऐसा वैसा काला जादू नहीं, बल्कि मारण प्रयोग जैसा भयानक काला जादू। पुजारी जी ने मुझे ये भी बताया कि काला जादू करने वाली औरत ने ख़ास तौर से मुझे मारने के लिए मारण प्रयोग किया था, लेकिन मेरे गले में जो माला है उसकी वजह से मैं अब तक उस मारण प्रयोग से बचा हुआ हूँ। उन पुजारी जी की ये बात सुनकर मैं बहुत डर गया, और फिर डरते हुए ही मैंने उनसे पूछा कि अगर वो मारण प्रयोग मेरे लिए किया गया था तो वो मुझ पर हावी ना होकर प्रसून पर हावी क्यों हो गया। तब उन पुजारी जी ने मुझसे कहा कि बेटा, तुम बहुत धार्मिक इंसान हो और तुमने अपने गले में एक शक्तिशाली माला भी पहन रखी है। इसी वजह से मारण प्रयोग में भेजी गई आत्मा तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो पाई, लेकिन तुम्हारा ये दोस्त नास्तिक है, इसलिए उस आत्मा का निशाना बन गया, और वो आत्मा तुम्हारे इसी दोस्त के जरिए तुम्हारी भी जान लेने वाली थी। पुजारी जी की ये सारी बातें सुनकर मैं समझ गया था कि मेरे ऊपर वो मारण प्रयोग किसने किया होगा। मैं समझ गया था कि ये उसी औरत का काम है जिससे मैंने कुत्ते को बचाया था और जिसने मुझे धमकी दी थी। उस औरत के बारे में मुझे मेरे मकान मालिक ने भी बताया था कि वो औरत काला जादू करती है। तब मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मैं समझ गया था कि सच में वो औरत बहुत खतरनाक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत पहले एक पंडित जी ने मुझे और मेरे पूरे परिवार को गले में पहनने के लिए एक माला दी थी, और उसी माला की वजह से ही मैं उस खतरनाक मारण प्रयोग से बचा हुआ था। खैर, फिर इसके बाद मैंने उन पुजारी जी से इस मारण प्रयोग से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। तब मेरी बात पर पुजारी जी ने कहा कि बेटा, मैं बस मंदिर का एक पुजारी हूँ, इसलिए मैं इस मामले में तुम्हारी कोई ज़्यादा मदद तो नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर तुम किसी सिद्ध पुरुष से इस मामले में मदद मांगोगे तो वो तुम्हारी ये परेशानी ज़रूर दूर कर देंगे। पुजारी जी की ये बात सुनकर मुझे उज्जैन के बाबा जी याद आ गए। मैं समझ गया था कि अब वही मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। तब मैंने तुरंत ही उज्जैन वाले बाबा जी को फ़ोन करके उन्हें अपने ऊपर किए गए मारण प्रयोग के बारे में बता दिया। फिर मेरी बात सुनकर उन बाबा जी ने कहा कि बेटा, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी ये परेशानी दूर कर दूंगा। मैं अभी यहाँ उज्जैन से अपने कुछ लोगों को भेजता हूँ जो तुम्हारे पास आकर एक पूजा करेंगे, और उसके बाद तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इसके बाद उज्जैन वाले बाबा जी ने मुझे घर वापस लौट जाने को कहा। फिर मैं और प्रेरित प्रसून को लेकर वापस अपने फ्लैट पर आ गए। इसके बाद अगले दिन उज्जैन से 2 लोग हमारे फ्लैट पर आए। उज्जैन से आए उन दोनों लोगों ने किसी साधु की तरह कपड़े पहने हुए थे। फिर हमारे फ्लैट पर आकर उन्होंने हमारे हर एक कमरे और किचन को बहुत ही ध्यान से देखा। उस पूरी जगह को ध्यान से देखने के बाद उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर एक बहुत ही बुरी और ताकतवर आत्मा का साया है। उन्होंने ये भी बताया कि वो आत्मा मारण प्रयोग के जरिए मुझे मारने के लिए भेजी गई थी, लेकिन किसी वजह से मैं तो उस आत्मा से बच गया, लेकिन प्रसून उसके निशाने पर आ गया।
उन साधुओं ने मुझसे ये भी कहा कि भले ही मैं अभी कुछ समय के लिए उस आत्मा से बच गया हूँ, लेकिन ज़्यादा समय तक मैं उससे बच नहीं पाऊँगा। ये सारी बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। खैर, फिर मुझे डरा हुआ देखकर उन साधुओं ने मुझसे कहा कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आ गए हैं, अब हम सब कुछ ठीक कर देंगे। इसके बाद उन साधुओं ने मुझसे यज्ञ का कुछ सामान मंगाया। फिर वो सामान आते ही उन्होंने मेरे फ्लैट में ही एक यज्ञ शुरू कर दिया। उस यज्ञ में मैं और प्रेरित भी प्रसून को अपने साथ लेकर बैठे थे। मैं आपको बता दूं कि इस पूरी घटना के दौरान प्रसून को बिल्कुल भी होश नहीं था। पूरे समय वो बस बेहोश ही रहा था। फिर जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, वैसे ही प्रसून फिर से चिल्लाने और छटपटाने लगा। प्रसून कभी हंस रहा था, कभी रो रहा था और कभी हम सबको जान से मारने की धमकी दे रहा था। सबसे डरा देने वाली बात तो ये थी कि वो ये सब अपनी नहीं बल्कि किसी औरत की आवाज़ में बोल रहा था। प्रसून की ऐसी हालत देखकर मैं और प्रेरित डर से बिल्कुल दहल गए थे। फिर 5 घंटों तक लगातार यज्ञ करने के बाद उज्जैन से आए उन साधुओं ने उस बुरी आत्मा को प्रसून के शरीर से निकाल कर बाहर कर दिया। फिर जैसे ही वो आत्मा प्रसून के शरीर से निकली, वैसे ही वो दोबारा बेहोश हो गया। इसके बाद उन साधुओं ने हमारी सुरक्षा के लिए हम सब की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांध दिया। फिर इतना सब करने के बाद उन साधुओं ने मुझसे कहा कि बेटा, हमने तुम्हारे ऊपर किया गया मारण प्रयोग विफल कर दिया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि जिस इंसान ने तुम्हारे ऊपर मारण प्रयोग किया था, अब तक उसको इस बात की जानकारी हो गई होगी कि उसकी मारण क्रिया बेकार हो गई है। इसलिए अब तुम्हें इस घर को जल्द से जल्द छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो इंसान दोबारा तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। इतना बोलने के बाद उन बाबा जी ने मुझे ये भी बताया कि मेरे ऊपर मारण प्रयोग करने वाला इंसान एक औरत है और वो मेरे घर के पास में ही रहती है। बाबा जी ने मुझे ये भी बताया कि उस औरत ने मेरे कटे हुए नाखून से ही मेरे ऊपर मारण क्रिया की थी। बाबा जी की ये बात सुनकर मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं बालकनी पर खड़ा होकर अपने नाखून काट रहा था और वो औरत मुझे देखकर हंस रही थी। मैं समझ गया कि उस दिन मैंने जो नाखून काटे थे, उन्हीं कटे हुए नाखून से ही उस औरत ने मेरे ऊपर मारण क्रिया की होगी। उन बाबा जी की बताई इन सब बातों से मैं समझ गया था कि वो बाबा जी भी बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं। खैर, फिर हमें इतनी बड़ी मुसीबत से निकालने के बाद वो दोनों साधु वापस उज्जैन चले गए। इसके बाद मैंने अपने मकान मालिक को भी ये पूरी घटना बता दी। तब ये सब पता चलते ही मेरे मकान मालिक ने उस मोहल्ले के और भी कई लोगों के साथ मिलकर काला जादू करने वाली उस औरत के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी। फिर कंप्लेन होने के बाद जब पुलिस ने उस औरत के घर की तलाशी ली, तब वहाँ पर उनको कई सारे जानवरों की हड्डियाँ और काला जादू करने का सामान मिला। इसके बाद पुलिस ने उस औरत को हिरासत में भी ले लिया, लेकिन कुछ देर बाद ही पुलिस ने उसको छोड़ भी दिया, क्योंकि कानून की नज़र में उसने कोई अपराध नहीं किया था। खैर, इस मुसीबत से छुटकारा पाते ही मैंने वो घर तुरंत ही खाली कर दिया। फिर हमारे वो घर छोड़ते ही प्रसून वापस अपने घर दिल्ली चला गया और प्रेरित भी वापस जबलपुर आ गया। प्रसून और प्रेरित के घर चले जाने के बाद अब मैं अकेला ही जयपुर के एक किराए के घर में रह रहा हूँ। हालांकि अब मेरे साथ कोई भी डरावनी घटना नहीं होती है, लेकिन तब भी न जाने क्यों मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठा रहता है। दोस्तों, ये थी मारण प्रयोग से जुड़ी एक बिल्कुल सच्ची घटना, और मैं आपको बता दूं कि ये घटना मुझे मेरे सब्सक्राइबर भाई ने मुझे भेजी थी, और इस घटना के साथ उन्होंने मुझे फ़ोटोज़ भी भेजी थी। 2 फ़ोटो भेजी थी और वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक फ़ोटो उनके कलाई पर बंधे रक्षा सूत्र की है और दूसरी फ़ोटो है उनके गले में जो माला थी जिससे वो मारण प्रयोग से बचे हुए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो या मारण प्रयोग से जुड़ी ये घटना आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये घटना कैसी लगी, और बस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।